Good morning, everyone. My name is Tanvir Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. Today, topic of discussion is a symbolical representation of an element. किस तरह से हम लोग करते हैं symbol के representation? तो आज हम लोग सीखेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ए प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में. ठीक है. In the previous class, we have learned about how to write a symbol and how to abbreviate that particular symbol. Okay. Today I'm just gonna discuss about the symbolical representation of element. Okay. तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि किसी भी एलिमेंट को अगर मैं साइंटिस्ट ने ऑलरेडी आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया है कि आपके 118 एलिमेंट टोटल हैं जो कि आपके इंडिविजुअल एलिमेंट का अपना एक सिंबल है, साथ साथ में उनका सिंबल उनकी मतलब कि एक प्रॉपर्टी है जो कि फर्दर उसको सब डिवाइड नहीं की जा सकती. जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है. ठीक है. तो बोला गया कि सिंबल को अगर इसे रिप्रेजेंट किया जाए तो हाइड्रोजन के लिए एच ही होते हैं. ठीक है. लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एंड सेकंड अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है. तो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होंगे वो आपके कैपिटल होंगे, सेकंड अल्फ़ाबेट आपके स्मॉल होंगे. इसी तरह कोबाल्ट का भी दिखाया गया था, अल्मुनियम का भी दिखाया गया था, सिलिकॉन का भी दिखाया गया था. तो कोबाल्ट क्या होता है? COBALT. तो उसके फर्स्ट लेटर सी को कैपिटल लेटर रखा गया और सेकंड वाले को स्मॉल रखा गया, ना कि CO. ये गलत हो जाता सिंबल, है ना. तो सेम कंडीशन अगर मैं दूसरे की बात करूं, अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक ZINC होता है. जेड और एन लिया गया इसमें. उसी तरह एल्युमिनियम को लिया गया तो एल्युमिनियम में क्या गया? एल और एल स्मॉल वाली ली गई, ना कि ए और एल. ये आपका गलत हो जाएगा. ठीक है ना. तो सेम कंडीशन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन के लिए क्या होगा? Cl. यहाँ पे CNL मतलब नॉट ए बिग एल, इट्स कॉल्ड स्मॉल एल लेंगे. तो इस तरह से हम लोग हर एक एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका सिंगल अल्फ़ाबेट से ही मेरा काम बन जाता है उसके सिंबल्स. जैसे सोडियम है, सोडियम में डबल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं. ठीक है ना. उसी तरह विनाडियम है तो टिटानियम में TI लेते हैं, है ना. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट. ध्यान से देखेंगे इस इंडेक्स में कुछ आपको दिखाए गए हैं अलग अलग एलिमेंट के सिंबल और साथ साथ में उसके नेम एलिमेंट्स के. जैसे एल्युमिनियम है तो AL है, आर्गन है तो AR है, बेरियम है तो BA है, बोरोन है तो B है सिर्फ, ब्रोमीन है तो BR है, कैल्शियम है तो CA है, कार्बन है तो C है, क्लोरीन है CL है, कोबाल्ट CO है, कॉपर का CU, फ्लोरीन का F है, गोल्ड का AU, हाइड्रोजन का H है, आयोडीन के I हैं, आयरन के Fe हैं, लेड के PB है, मैग्नीशियम के Mg है, नियॉन के Ne. तो इतने सारे एलिमेंट के बारे में यहाँ पे आपको इस इंडेक्स में दिखाई गई ताकि उसको आप अच्छे से समझें. The above table, the above table is given for you to refer whenever you study about an element. Do not bother to memorize all the one go. With the passage of time, the repeated uses, you will automatically be able to reproduce the sample. तो कंटिन्यूस आप यूज़ करोगे उसको तो ऑटोमेटिकली आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और धीरे धीरे क्या होगा, आपको वो मतलब अडॉप्ट कर जाओगे उस पर, आपको मेमोराइज हो जाएगी वो चीज़. ठीक है ना. अब आता हूँ एटॉमिक मास. व्हाट इज एटॉमिक मास? द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट Dalton atomic theories proposed was the atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. मतलब सब एलिमेंट के अपने एक एटॉमिक मास होती हैं. द थ्योरी could explain the law of constant motion so well that the scientists were prompted to measure the atomic mass of an element. कहने का मतलब हुआ उन्होंने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में. तो किसी से किसी भी अगर मास एलिमेंट के मास को मेजर किया जाए तो किस तरह से मेजर करेंगे. सिंस डिटरमाइन द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क. मतलब किसी भी इंडिविजुअल एटम को मास को डिटरमाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट है. तो रिलेटिव एटॉमिक मास वाज डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड. तो हम लोग किसी भी कंपाउंड को अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटिव मास निकालना मुझे काफ़ी आसान हो जाता है. इसलिए हम लोग उसको रिलेटिव लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का स्टडी करना पड़ा. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO formed by the carbon and the oxygen. It was observed experimentally that
3 gram of carbon combined with a 4 gram of oxygen to form a CO. In other word, कह सकते हैं कि कार्बन कंबाइन विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कार्बन कंबाइन विथ 4/3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन. Suppose we define the atomic mass unit earlier abbreviation to AMU. पहले हम लोग एटॉमिक मास को किस किस तरह से डिनोट करते हैं AMU, लेकिन अब ये हो गई है यूनिफाइड मास, ठीक है ना. बट अकॉर्डिंग टू दिस लेटेस्ट आईपीएक रिकमेंडेशन इट इज नाउ written as U unified mass as equal to the mass of the one carbon atom there. Then we would as a whole number or as a near to the whole number are possible. While searching for a various atomic mass unit, scientists initially took 1/16th of the mass of an atom of a naturally occurring oxygen as the unit. This was considerably relevant due to the reason. इनको ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्यों लिया गया उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं. बोला कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड. दिस एटम मास यूनिट गिव मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज ए होल नंबर. मतलब देखा गया कि पहले ऑक्सीजन को एक रेफरेंस माना गया था मास को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना, किसी के रिस्पेक्ट में. तो लेकिन देखा गया कि ऑक्सीजन मैक्सिमम तो रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन खाली रिएक्टिव होने की वजह से उसको ये कर दिया गया, ठीक है ना. बाद में क्या हुआ ध्यान से देखेंगे. However, in 1961, for a universal acceptance atomic mass unit, carbon C12 isotope was chosen as the standard reference for the measuring atomic mass. One atomic mass unit is the mass equal to the exactly 1/12 the mass of the one atom of a carbon. The relative atomic mass of all the element have been found with respect to the atom of a 12 carbon 12. कहने का मतलब ये हुआ वन एटॉमिक मास जो हुआ, मतलब कि अगर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो एबेंडेंस देखा गया, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. मतलब कि कार्बन को ही चुनने का सबसे बड़ा मकसद क्या था. सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, जैसे बोला गया यहाँ पे कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव ए CO, ठीक है. तो यहाँ 4 ग्राम ऑक्सीजन लिया गया और 1 ग्राम 3 ग्राम आपका लिया गया था कार्बन टू गिव ए CO. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी चीज़ का कंपाउंड बनाना है तो कार्बन कंबाइन विद 4/6 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. ये भी कह सकते हैं कि 4 ग्राम है 4/3 कर दे तो कार्बन का एक कार्बन एटम 4/3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तब जाके आपको CO का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है. तो पहले तो हम लोग एक कार्बन जैसे किसी भी एटॉमिक मास को हम लोग AMU से डिनोट करते हैं. यहाँ से पता चला साथ साथ आपको यूनिफाइड मास से भी अभी लेटेस्ट आईपीएक रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उसका जो यूनिट है वो यूनिफाइड मास भी कहलाता है. मतलब एक सिंगल एटम को जो मास होगा. बाद में जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, मतलब किसी के रिलेटिव हम लोग को किसी भी एटम का मास जो है ऐसे निकालना डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ किसी के रिलेटिव अगर निकाला जाए तो काफ़ी आसान हो जाती है. जैसे ऑक्सीजन के बारे में बात करूँ तो ऑक्सीजन को पहले देखा गया था, ऑक्सीजन में देखा गया मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन को ही क्यों चुना गया. पहले तो अबेंडेंस ज़्यादा है लेकिन रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है, मैक्सिमम एलिमेंट से रिएक्शन कर जाती हैं. साथ साथ क्या है इसमें डिमेरिट्स क्या क्या कि हाईली रिएक्टिव थे, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स मतलब कि जो एग्जैक्ट रिजल्ट देना था वो रिजल्ट दे नहीं पाते थे, ठीक है. तो फाइनली हम लोगों को क्या किया गया C12 चूज़ किया गया. तो चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि रिलेटिव अबेंडेंस मतलब उसके आइसोटोप्स कम थे, दूसरा अबेंडेंस इनका ज़्यादा था, साथ साथ ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं थे और लेस रिएक्टिव भी नहीं थे. इस वजह से C12 को चूज़ किया गया, जो कि आपको बताया गया कि एक एटॉमिक मास 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ C12 एटम. मतलब कार्बन के C12 का जो एटम का मास होगा वही 1 एटॉमिक मास के बराबर होगा, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू. हैव अ मार्वेलस डे.